हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में हमें क्या देखना है। देखिए ईएसआईसी की जो आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, बम्पर वैकेंसी हमारी फार्मासिस्ट की 145 पोस्ट है। तो अभी जो है बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि मैम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत से बच्चों को कमेंट आते हैं कि मैम बताइए सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी, कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अभी जो है इसमें कैसे सिलेक्शन हो, इसके लिए मैम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। ओके, देखिए तो जो है हमारी जो ये ईएसआईसी की जो वैकेंसी है, देखिए लास्ट टाइम जो है 2019 में, जो फरवरी 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, है ना। तो ये उसके बाद वैकेंसी अब आई है। ओके, तो देखिए मौका तो आपके पास बहुत अच्छा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहले वैकेंसी भी कम थी, इस टाइम आपके पास वैकेंसी भी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो जो बच्चा पढ़ेगा वो सेलेक्ट होगा, बिल्कुल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कुछ इंटरव्यू नहीं है, पेपर क्लियर करो और जॉब लो, डायरेक्ट बिल्कुल आपका सिलेक्शन है। जो पढ़ने वाला बंदा है वो इसमें लगेगा ही लगेगा। ओके, तो देखिए अभी जो है इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसके लिए। देखिए सबसे पहले तो जो है आप इसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, मुझे पढ़ना क्या क्या है। देखिए सिलेबस जो है आपको नोटिफिकेशन तो आपने देखा ही है ना। तो उसमें कुछ सिलेबस आपको दे रखा, बस ये दे रखा है कि प्रोफेशनल नॉलेज जो है, मतलब कि आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो जो भी आपने बी फार्मा डी फार्मा में पढ़ा वही सिलेबस है। देखिए जितने भी हम देखते हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के, जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, तो जो आपका डिप्लोमा का स्टैंडर्ड जो सिलेबस होता है ना, वही सिलेबस होता है और वहीं से क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है। सिलेबस जो है आप डिप्लोमा वाला स्टैंडर्ड सिलेबस मान के चलते हैं, बाकी एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, वो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं सभी के लिए एक जैसे होते हैं। ओके, तो डिप्लोमा का जो हमारा सिलेबस है उसको हम जो है स्टैंडर्ड सिलेबस मान के जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी जो है आपके आपके पास आपको देखिए टाइम जो है, अब एग्ज़ाम कब होगा। देखिए एग्ज़ाम जो है आपका, देखिए अभी जो है 30 अक्टूबर तक तो फॉर्म ही फिलअप होंगे, है ना। उसके बाद देखिए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जो है जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, मतलब कि फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, उसके बाद एग्ज़ाम भी टाइम से हो रहा है और रिजल्ट भी टाइम से आ रहा है। तो आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये मत सोचना कि अभी फॉर्म फिलअप कर दिया, एग्ज़ाम की डेट आएगी उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आती है उसके बाद आपको मुश्किल से 15 दिन मिलते हैं, मुश्किल से 15 दिन, या फिर कुछ कुछ एग्ज़ाम में 1 महीने पहले डेट आती है। नहीं तो ऐसा होता है कि डेट आई और 15 डेज़ में ही एग्ज़ाम है, 7 डेज़ में ही एग्ज़ाम है, ऐसे एग्ज़ामिनेशन की डेट आती है। तो हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, कि ये नहीं है कि एग्ज़ाम की डेट आएगी तब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। उस टाइम तो रिवीजन हो जाए ना, तो वो ही मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि हमारा सिलेबस कितना वास्ट होता है। देखिए टेक्निकल पढ़ो, उसके बाद नॉन टेक्निकल भी पढ़ना पड़ता है। अभी जो आपका ईएसआईसी का पैटर्न है वो चेंज हो गया है ना। पहले आपका था 100 तो टेक्निकल के क्वेश्चन थे, 25 नॉन टेक्निकल के थे। अभी जो आपका पैटर्न है वो क्या है, 50-50 है ना। 50 टेक्निकल के, 50 नॉन टेक्निकल के। तो टेक्निकल के 50 क्वेश्चंस है वो आपके 100 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये 50 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के। 150 मार्क्स का आपका पेपर है, 2 आवर्स आपको टाइम मिलेगा, 120 मिनट्स, है ना। तो देखिए इसमें जो है आपको अभी क्या करना है, इसको जो नॉन टेक्निकल है 50 मार्क्स, इसको भी आप लोग हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए 50 क्वेश्चन आने हैं ना। तो देखिए इसमें जो आता है ना, जैसे मैथ रीजनिंग वगैरह जो भी आते हैं, जनरल जो आता है, देखिए इसमें ना आपका जो मैथ वगैरह जो होता है ना अरिथमेटिक में, तो आपका ना वो 10th के स्टैंडर्ड का होता है, 10th लेवल का होता है। तो आपको ना सिंपल अगर फॉर्मूलाज भी आते हैं ना, आप ना प्रीवियस पेपर देखना है इसके, 2019 में पेपर हुआ है, ओके, 2016 में 2 पेपर हुए हैं, एक 2014 में पेपर हुआ है। तो आप जो ये जो पेपर्स है ना, इनके उठा के देखना है, इनके क्वेश्चंस। ओके, तो जो इनके क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह में होते, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हमारे। क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब थोड़ा सा भी हमें मतलब अवेयर है, हमें फॉर्मूला पता है, थोड़ा सा भी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हो तो क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। ओके, तो इसमें जो है थोड़ा सा आपको भाई करंट का भाई थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, न्यूज़पेपर वगैरह रीड करिए, है ना, करंट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ओके,
तो ये सारा आपने उसको भी नहीं 50 नंबर को भी नहीं छोड़ सकते, तो उसके लिए भी पढ़ना है। और जो हमारा 50 मार्क्स का 100 मार्क्स का जो हमारा इसका है टेक्निकल का फार्मेसी का, तो उसके लिए जो है आपके सब्जेक्ट डिप्लोमा के जो भी होते हैं, जैसे सबसे मेन तो हमारा क्या होता है कोलॉजी, फार्माकोलॉजी मेजर सब्जेक्ट है ना। तो देखिए आप सारे पेपर देख लीजिए, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके मिलेंगे, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ओके, तो फार्माकोलॉजी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा, तो इसको बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ना है। देखिए फार्माकोलॉजी में क्या करना है हमने, सबसे पहले तो हमारा जो ड्रग्स है, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। देखिए सबसे पहले तो आपको जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए अब इसकी क्लासिफिकेशन की सबकी अपनी अपनी अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं निमोनिक बना के ट्रिक के थ्रू इसको पढ़ते हैं, कुछ लोग भाई ऐसे ही कुछ कुछ को मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है। जिस तरीके से भी आप चाहें उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, बस आपको पढ़ना है, तरीका चाहे कोई भी हो। ओके, तो क्लासिफिकेशन देखिए, अगर आप क्लासिफिकेशन मेरे को जो सही लगता है, क्लासिफिकेशन को एक जगह हम नोट कर सकते हैं और उसको जो है डेली एक बार उसको रीड कर ले। मुझे तो ये तरीका बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है डेली रीड करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ ना हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। क्लासिफिकेशन हमारा हो गया, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बहुत से मैकेनिज्म तो आपके क्लासिफिकेशन से ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन में ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया हुआ है। ओके, तो बहुत सी ड्रग्स का मैकेनिज्म तो आपको क्लासिफिकेशन से क्लियर हो गया। ओके, तो और जो भी ड्रग्स होती है मतलब आपको लगभग जो ड्रग्स है इनके मैकेनिज्म तो पता होने चाहिए, क्योंकि मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपको मेन ड्रग्स के साइड इफेक्ट पता होने चाहिए। ओके, जैसे क्लोरमफेनिकोल है आपकी ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करा देते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन में बता सकते हैं, आपको कितनी बार रिपीट हो, बहुत बार क्लोरमफेनिकोल का ग्रे बेबी सिंड्रोम बहुत बार पूछा हुआ है। वैनकोमाइसिन का रेडमैन सिंड्रोम, ओके, ये ESIC में भी आया हुआ है, और ये MP का फार्मासिस्ट का एग्जाम था उसमें भी आया था। तो वैनकोमाइसिन का रेडमैन सिंड्रोम बहुत बार रिपीट होता है। एस्पिरिन का आपका राइस सिंड्रोम करा देते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। पैरासीटामोल हिपैटोटॉक्सिसिटी करा देती है। तो ये जो है आपकी ड्रग्स की आपको जो मेन साइड इफेक्ट है, सल्फोनामाइड्स है ना, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम कराएगी। तो ये इस टाइप से आपको पढ़ना है, मेन चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर लीजिए, एक कॉपी लेके बैठिए, वहाँ पर आप जैसे आपका आपने पढ़ा, ठीक है, जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ लिया तो उसको ना मेन पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, है ना, छोटे से एक पेज में, ताकि रिवीजन करें ना फिर उसको देखिए, हाँ इसमें ये था इसमें ये था, ताकि आपको बुक बारे बारे में ना उठानी ना पड़े। ओके, तो साथ साथ में ना रिवीजन के अपने नोट्स जरूर बनाते हुए चलना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने जो शॉर्ट पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे रिवीजन के टाइम पे। तो फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, और जनरल फार्माकोलॉजी, देखिए जनरल फार्माकोलॉजी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ना एग्जाम्स उठा के, तो इसके ऊपर ना क्वेश्चन भर के क्वेश्चन यहाँ से जनरल फार्माकोलॉजी से आते हैं। तो जनरल फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ ली, तो फार्माकोलॉजी का हमारा मोर देन 50% तो ऐसे ही कवर हो जाना है। मतलब अगर आपने जो जनरल फार्माकोलॉजी के आपके स्टार्टिंग के चैप्टर है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये सारे जो स्टार्टिंग के हैं जनरल फार्माकोलॉजी और क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये आपने बहुत ही अच्छे से करना है। फिर मैकेनिज्म और साइड इफेक्ट, मेन यही चीज़ें होती है, बाकी इनके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूमते रहते हैं, बाकी और कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, बस आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। ओके, फार्माकोलॉजी समझ आ गया, क्योंकि मेजर जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फार्माकोलॉजी से। आप प्रीवियस पेपर देखिए सबसे पहले आपने करना क्या है, जब भी आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आप प्रीवियस पेपर जरूर देखिए कि प्रीवियस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। और कोई भी एक साल का पेपर देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते, आपको सारे के सारे पेपर देखने पड़ेंगे। आपको 2014 वाला एक पेपर है, एक 2016 के 2 पेपर हुए थे इस टाइम पे, और 2019 का एक पेपर है, और सिर्फ 19 का पेपर देखेंगे, लेकिन आपको सारे पेपर देखने पड़ेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, 2014 वाला पेपर था वो मतलब ठीक था, 16 में 2 पेपर हुए थे ना, एक तो बिल्कुल इजी था, और जो दूसरा हुआ था मई वाला वो थोड़ा ठीक था। उसमें मोस्टली क्वेश्चन GPAT के एग्जाम के, GPAT 2010 वाले क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन देखना आप, GPAT 2010 का पेपर देखना, और मई में 2016 में अपना ESIC का हुआ था वो देखना, कितने क्वेश्चन आपको सिमिलर मिलेंगे, एज इट इज़ क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, और 2019 वाला पेपर है, इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा था, इसमें जो क्वेश्चंस थे बिल्कुल डायरेक्ट ना पूछ के हुए, थोड़े से घुमा फिरा के पूछे हुए थे, तो
अच्छा लेवल था इसका। तो इस अभी जो आपका एग्ज़ाम आएगा, अभी तो 50 ही क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो तो और भी अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे। तो प्रिपरेशन वो है वो अच्छे से तरीके से करनी है हमें। फार्माकोलॉजी हो गया हमारा। अभी सेकंड देखिए आपका आता है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में 2019 में कुछ खास क्वेश्चंस आए नहीं थे, बट जो आप प्रीवियस और पेपर देखेंगे तो फार्मास्यूटिक्स वैसे हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको हल्के में नहीं ले सकते। तो इससे भी मेजर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स की अगर आपके पास देखिए, फार्माकोलॉजी के लिए तो आपकी केडीटी, अगर आप केडी त्रिपाठी सर जी की बुक है तो वो बेस्ट बुक है। उस फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ से बाहर आते नहीं, कितना भी डिफिकल्ट पेपर बना ले, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाते। फार्मास्यूटिक्स के लिए देखिए वैसे तो जो अपनी बुक होते हैं लैकमैन वगैरह वो अच्छी होती है, लेकिन जो है अभी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए जो है हमारी RM मेहता वाली बुक है आपके पास है ना, तो वो भी अगर वो भी पढ़ लेते ना तो वो भी अच्छी होती है ना। मतलब अच्छे से आपने पढ़ी है, उसके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, मेन पॉइंट्स आपने सारे पढ़ रखे, तो ये इस बुक से भी हमारा कवर हो जाता है। ओके, तो फार्मास्यूटिक्स के लिए आप पढ़िए, और जो है मेन जो है जैसे 4-5 पेज का जो एक टॉपिक है उसको ना आप एक अपनी कॉपी लेके एक ही पेज में उसको शॉर्टली तरीके से, जैसे आपने जो टेबलेट्स पढ़ा, कैप्सूल पढ़ा, तो ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आप नोट कर लीजिए कि डाइलुएंट है, डाइलुएंट में ये लैक्टोज आता है, इनके नाम लिख लिए, ताकि जब आप रिवीजन करें ना तो आपको सिर्फ ये देख के पता लग जाना चाहिए, हाँ डाइलुएंट में मैंने ये पढ़ा था, लैक्टोज साथ में, हाँ मिलियार्ड रिएक्शन थी लैक्टोज के साथ में हो रही थी, है ना। तो इस टाइप से मेन चीज़ें आप देखिए, पढ़ना है ना, ऐसा नहीं किताब लेके बैठ गए बस, खाली बस बैठे हैं उसको पढ़े जा रहे, ऐसा नहीं, साथ में पेन भी लीजिए, ओके, और एक कॉपी भी लेके बैठिए, उसमें उसको पढ़ तो रहे हैं आप, मेन चीज़ है वो लिखेंगे ना तो वो वर्क करेगा, वो मतलब कि बहुत ही, आप देखना इससे आपको ना बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप मेन चीज़ों को बुक में हाईलाइट कर लीजिए, ओके, हाईलाइटर से, और उसको नोट भी कीजिए, वो लंबे टाइम तक आपको ना रिटेन रहेगा। ओके, तो इस टाइप से आपने फार्मास्यूटिक्स पढ़ना है। इसके मेन देखिए, इसके टॉपिक मेन क्या होते हैं, देखिए इसमें जो है आपकी एक तो जो आपकी डोजेस फॉर्म होती है ना, डोजेस फॉर्म इन सबका, जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म में कौन सी है, लिक्विड में कौन सी है ना, तो ये क्लासिफिकेशन है। फिर इनके सारे के आपको ना, जैसे एलिक्सर्स की डेफिनेशन क्या है, इनके ऊपर ना बहुत क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेशंस के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एलिक्सर की डेफिनेशन क्या है, एरोमेटिक वाटर की क्या है ना, इन सब की। तो डोजेस फॉर्म है आपका। बाकी इसमें सारे चैप्टर्स जो हैं आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, थोड़े थोड़े सारे पढ़ने हैं। मिल्स है, देखिए मिल्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो फिल्टरेशन, मतलब सारे आपने ना थोड़े थोड़े सारे चैप्टर पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कुछ भी छोड़ नहीं सकते इसमें, है ना, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है तो कोई क्वेश्चन बन जाते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठ जाएगा। तो आप इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप बड़ी बड़ी बुक है, इतनी पढ़ी नहीं जाएंगी, तो आपने जो है RM मेहता वाली बुक है ना, तो वो आप देखेंगे ना तो उसमें कवर हो जाएगा हमारा। ओके, बाकी अगर पढ़ रखा है पहले से, है ना, क्योंकि बी फार्मा वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, बी फार्मा वाले भी है, डिप्लोमा वाले भी है, तो सबने अलग अलग बुक से पढ़ा हुआ, जिस बुक से आपने पढ़ा हुआ ना वो तो बेस्ट है, उसमें हाईलाइट भी कर रखा होगा, है ना, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पढ़ने में। ओके, फार्माकोग्नोसी, कोग्नोसी के लिए क्या करें, कोग्नोसी के लिए हमारी कोकाटे सर जी की बुक आती है ना, कोकाटे एंड गोखले वो बुक है जो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। कोग्नोसी का कोई भी क्वेश्चन हो इस किताब से बाहर नहीं जाता। कोग्नोसी के लिए जैसे आपने मेन मतलब कि ड्रग्स है, जैसे आपकी ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, तो ड्रग्स का आपने क्या करना है, बायोलॉजिकल सोर्स। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स में आपका ड्रग का पार्ट भी आ जाएगा, कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है ना, बायोलॉजिकल सोर्स आ गया, उसकी फैमिली, फिर उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस। ओके, तो ये तो आपको आने चाहिए, लगभग सारी ड्रग्स के आपको बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, जैसे क्लोव है, क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है ना, तो इसका क्लोव, इस टाइप से आपको जो है मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, फैमिली है, पता होनी चाहिए, यूज़ किस में यूज़ कर रहे हैं इसको, एसफोटिडा है, जैसे अब ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम आया हुआ था, कार्मिनेटिव होता है, इस टाइप से, तो आपको यूज़ भी पता होने चाहिए। कोग्नोसी में ना यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह इनसे रहते हैं, मतलब मेन क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यूजेस पता है सारी ड्रग्स के, तो यहाँ से। और टेस्ट, फार्माकोग्नोसी के जो टेस्ट है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए वहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। फार्माकोग्नोसी के सारे टेस्ट, अल्कलॉइड्स के, ग्लाइकोसाइड्स के, टैनिन्स के, रेजिन्स के, सारे के साथ सब ड्रग्स के जो केमिकल टेस्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये वाली बुक है ना, तो इसकी बुक में ना लास्ट में समराइज करके ना सारे एक जगह पे लिखे भी हुए हैं। ओके,
तो आप उसमें देख लेना। तो ये जो है फार्माकोग्नोसी के टेस्ट और बाकी ये सारी चीज़ें यूज़ ड्रग्स के सारे जो आपको पता होना चाहिए। ग्लाइकोसाइड्स में ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में कौन सी ड्रग आती है। बिल्कुल सीधे क्वेश्चन तो कई बार यही पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग के क्या क्या नाम थे। तो ये सारा आपने पढ़ना है कोग्नोसी में। ओके, फिर आएगा हमारा केमिस्ट्री, है ना। देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमारी सारी जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री आ जाएगा, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, मेडिसिनल केमिस्ट्री सारी केमिस्ट्री का जो भी पार्ट है वो सारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा। तो इसमें जैसे आपके जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के यूज़, इनके यूज जैसे बिस्मथ सब कार्बोनेट का पूछा हुआ था, है ना। तो इसमें जो है मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, सलाइन कथार्टिक है, रोचेले सोल्ट का क्या यूज़ है ना। इनके सिनोनिम्स, है ना। तो सिनोनिम्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके सिनोनिम्स, जिस ड्रग के सिनोनिम्स हैं इंपॉर्टेंट ड्रग्स के सिनोनिम्स प्लस यूज़, इनके क्या यूज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। लिमिट टेस्ट भी इंपॉर्टेंट, लिमिट टेस्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो लिमिट टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके यूजेस, उनके सिनोनिम्स। ओके, बाकी टाइट्रेशन वगैरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये और जो मेडिसिनल केमिस्ट्री आपके आते हैं उसमें आपको जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वगैरह है थोड़ा बहुत, जैसे 5 मेंबर जैसे ये पायरोल है, फ्यूरान, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा बेसिक सा पता होना चाहिए ना। ओके, फिर हमारा जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी HAP। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस पेपर देखना आप, इसके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। और इसके क्वेश्चंस जो है 2019 में तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे हुए थे। ओके, तो HAP जो है आपने जहाँ से भी पढ़ रखी है तो आप उसी से पढ़ लीजिए। बाकी ये जो है पढ़ने का तो कुछ है नहीं, कितना भी पढ़ लो, है ना। तो लेकिन जो है आपने आपके पास जो भी बुक्स थी जिससे भी आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसी से कंटिन्यू करिए। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, सारे आपके सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारे इसमें सिस्टम्स आ जाएंगे। ओके, ब्लड है, सेल, ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट, तो ब्लड के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। RBC, WBC इन सब के बारे में, है ना, ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आपका जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन जो है आपको 5 से 10 क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस के, मतलब कि 10 क्वेश्चन मान के चलिए, 7-8 क्वेश्चन तो मान के चलिए आप जूरिस्प्रूडेंस से आते हैं। जूरिस्प्रूडेंस में क्या पढ़े, देखिए बहुत ज़्यादा ना इसमें कुछ इतना नहीं है। देखिए शेड्यूल्स पढ़ लीजिए, शेड्यूल्स पढ़ लिए, शेड्यूल्स पे क्वेश्चन बनेंगे। शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्स पढ़िए, सारे शेड्यूल्स आपको याद होने चाहिए। छोटे से नोट्स बना लीजिए कि शेड्यूल S जो है किसके लिए है, R है किसके लिए, S के लिए, S किसके लिए, कॉस्मेटिक्स। S के आगे सिर्फ कॉस्मेटिक्स लिखिए, आप पूरा मत लिखिए ना कि शेड्यूल S स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, ऐसे नहीं, S लिखा कॉस्मेटिक्स लिखा, तो अब हमें समझ आ जाएगा कि हमने पढ़ा था ना शेड्यूल S है कॉस्मेटिक्स के लिए, R किसके लिए, मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए है, ओके, V किसके लिए, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए है, G किसके लिए है, ठीक है। सारा ऐसे छोटे अपना कोडिंग सिस्टम में आप लिख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग खुद को समझ आना चाहिए। ओके, जूरिस्प्रूडेंस में शेड्यूल्स पढ़ लिए। फिर एक्ट और उनके ईयर, कौन सा एक्ट, फार्मेसी एक्ट है 1948 का है, तो 1948 में और कौन से एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट भी 1948 में आता है। इस टाइप से 1940 में आपका कौन सा आया, DNC एक्ट आया, फिर उसके रूल्स कब आए। ओके, तो जूरिस्प्रूडेंस में एक्ट और उनके रूल्स इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। फिर आपके जो आते हैं जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, DTAB है, इनके जो है मेंबर्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स आपको PCI के, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, DTAB के, इन सब के मेंबर्स आपको पता होने चाहिए। कौन से इलेक्टेड में कितने आते हैं, नॉमिनेटेड में कितने आते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन से कितने, किसके कितने हैं। ओके, इन तीनों के हमें मेंबर्स का पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेंगे PCI में सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट से कितने मेंबर्स, तो इस टाइप से तो मेंबर्स का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं आपके लिए इसका एक बहुत ही मस्त अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगी जिसमें सारे मेंबर्स आपको ना, सारे मेंबर्स अच्छे से याद कराऊंगी जूरिस्प्रूडेंस का। ओके, और जो है जूरिस्प्रूडेंस में हमने मेंबर्स देख लिए और हमारा ये हो गया।
और आप इसमें मतलब मेन यही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो जितने भी एक्ट है ना, आपको जैसे तो एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेंगे ना, तो क्वेश्चन जो है हमारा आता है। क्वेश्चन 4 ऑप्शंस होते हैं, तो अगर हमने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है ना, तो हम उन ऑप्शंस को देख के हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो सारे के सारे जो एक्ट है, एक्ट पढ़ेंगे, एक्ट और उनके ईयर्स, तो उस एक्ट के बारे में, जैसे पॉइजन एक्ट है तो उसके बारे में पता होना चाहिए क्या है। और एक देखिए ऑफेंसेस और पेनल्टीज जो है आजकल ना, उनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बन रहा है। ऑफेंसेस और पेनल्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, फिर बायोकेमिस्ट्री में आपके जो मतलब देखिए बेसिक से, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड, इसमें ना इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं, पॉलीसैकेराइड कौन से हैं, है ना। लिपिड्स हो गए, आपके प्रोटीन्स हो गए, तो सिंपल बेसिक सा। तो इसका सारा जो है मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। कार्बोहाइड्रेट्स के शॉर्ट नोट्स सारे हैं, और लिपिड्स के मैं सारे आपको चैनल पे जो है, और इनके विद MCQ सारे सोल्व करा दूंगी। ओके, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो है, इसमें जो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में हॉस्पिटल्स, कितने बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है ना, तो इसके ऊपर, और हॉस्पिटल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका होता है। ओके, तो ये सारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ओके, आपके पास इसकी जो डिप्लोमा की जो भी बुक होगी ना, तो उससे आपने पढ़ा तो हुआ ही, रिवाइज कर लेना। DSBM जो है, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट आपका है, तो इसमें भी जो है थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी। और जो है ये HECP, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, देखिए इसमें आपकी सारी डिजीज़ जो आती है ना, डिजीज़ के जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इनकी डिजीज़ के लिए कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, तो ये सारा आपको जो है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में आपका डिजीज़ के बारे में। देखिए डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजीज़ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और ये सब्जेक्ट है ना, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन 10 तक क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। ओके, तो है जो आपका डिजीज़ के ऊपर मेजर फोकस होता है कि कौन सी कम्युनिकेबल है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है, इन्फेक्शियस कौन सी है, नॉन इन्फेक्शियस कौन सी है, वायरल कौन सी है, बैक्टीरियल कौन सी है। ओके, मतलब इस टाइप से पूछते हैं कौन सा है, रिकेट्सियल डिजीज़ है ना, कि भाई डिप्थीरिया किस टाइप की है, इस टाइप से डिजीज़, उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बाकी आपका जो वैक्सीन्स वगैरह है ना, तो उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। BCG वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलियो की वैक्सीन के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इम्यूनिटी जो होता है हमारा, ठीक है, तो वैसे ये माइक्रोबायोलॉजी में आता है। तो देखिए, लेकिन जो है ये सिलेबस तो हमें, क्योंकि सारा उन्होंने तो फार्मेसी का दे दिया कि प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, तो उसमें सारा ही आ जाएगा ना। इम्यूनिटी वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते। ओके, तो इसके बारे में भी आपको सारा जो है पता होना चाहिए। ओके, तो ये जो है हमारा, बाकी जो आपका डिप्लोमा का सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ, देखिए ज़्यादा तो चेंज हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत जो ये सब्जेक्ट है ना आपके, इनमें से थोड़ा बहुत जो चेंज हुआ है, लगभग सिलेबस वही है। थोड़ा बहुत जो आपका चेंज हुआ है वो आप लोग देख लेना, बाकी जो है इसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो देखिए इसमें जो है आपके ये सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, तो इस टाइप से आप लोग पढ़िए। और देखिए जो है जब आप पढ़ते हैं साथ में, मैंने आपको बताया जैसे हमने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, तो ठीक है, तो उसको हमने क्या करा, एक पेज पे शॉर्ट तरीके से नोट डाउन कर लिया। फिर देखिए 1 हफ्ते बाद आपको रिवाइज भी करना है, जो पढ़ते जा रहे हैं उसको साथ साथ रिवाइज भी करते जाइए। ये नहीं है कि मैं सारा कंप्लीट कर लेता हूँ बाद में रिवीजन करेंगे, जितना पढ़ रहे हो उसको साथ साथ रिवाइज करते चलिए। ओके, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है, जैसे हमने एक चीज़ पढ़ी तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो ना सिर्फ दिमाग से ना वाइट वॉश हो जाएगी, कुछ मतलब ये नहीं याद रहता पढ़ा भी था। तो देखिए आप उसको रिवाइज करेंगे ना, तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो पढ़िए, साथ में रिवाइज करिए। ओके, रिवीजन जो है साथ साथ लेके चलिए, और शॉर्ट नोट्स जो है मैंने आपको बता ही दिया, वो प्रिपेयर करते हुए चलिए, है ना। थोड़ा थोड़ा टॉपिक है जैसे पढ़ते जाएंगे, तो हाँ इसका मेन ये है, इसके बारे में ये है, तो उसको लिखेंगे ना, तो वो ज़्यादा टाइम तक आपको रिटेन रहेगा। तो अपना जो है थोड़ा थोड़ा जो है जैसे आपने एक कॉपी बना ली है ना, तो अगर आपने उस कॉपी में लिख लिया शॉर्ट सारे सबके शॉर्ट नोट्स बना लिए, जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो देखिए आपका ना उस टाइम पे ना बुक्स उठाने का मन नहीं करता। तो उस टाइम पे अगर आपने जो एक कॉपी बनाई थी, इसमें इसको तो आप एक ही दिन में पढ़ देंगे, इसमें तो इतना ही मटीरियल है ना, तो वो एक दिन में हमारा एक ही दिन में रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए ना अपना साथ साथ ना शॉर्ट जो है नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा पढ़ते टाइम पे। और देखिए पढ़ने का जो है सबका अपना अपना रूटीन होता है, तो आप अपना देखिए आप किस टाइम पे अच्छा पढ़ सकते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग में उठ के पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ होता है लेट नाइट पढ़ते हैं, रात को कई होते हैं 2 बजे तक 2 बजे 3 बजे तक पढ़ के सोते हैं, कुछ ऐसे होते हैं उस टाइम पर उठते हैं,
है ना, 2-3 बजे उठते हैं, उस टाइम पे पढ़ते हैं। तो आप अपना देखिए आपको ना किस टाइम पे सही, आपको किस टाइम पे आप लोग पढ़ सकते हैं, तो उस टाइम से ना उस टाइम पे आप लोग जो है उस टाइम पे स्टडी करिए, है ना। तो जैसे भी आपको लगता है सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, तो वैसे मेरे को तो अर्ली मॉर्निंग वाला बहुत बेस्ट तरीका लगता है, सुबह उठ के पढ़ना, क्योंकि उस टाइम पे ना बिल्कुल माइंड फ्रेश होता है, दिमाग में कुछ भी नहीं होता है, जो पढ़ते हो सारा का सारा सीधा दिमाग के अंदर जाता है अर्ली मॉर्निंग में। बाकी सबका अपना अपना होता है, तो आप देखिए आपको किस टाइम पे सुटेबल लगता है पढ़ना, तो उस टाइम पे आप लोग पढ़िए और जो है अच्छे से पढ़िए। इसके लिए देखिए बहुत ही अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है हमारे पास ये, देखिए क्योंकि आपको पता है अगर इस बार ये मौका चूक गया तो सीधे 5 साल बाद जाएगा, उस टाइम पे पता नहीं क्या एज रहेगी, हम फॉर्म भर भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें जनरल वालों के लिए 32 एज है ना, बाकी रिलैक्सेशन है और कैटेगरी वाइज बाकी जनरल वाले तो 32 तक भर सकते हैं। अगर मान लीजिए अब हमारा रह गया, हमने नहीं भरा, तो अगली बार तो क्या पता हम फॉर्म फिल कर भी पाए, नहीं कर पाए, जो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे तो इतना ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा, कि काश पिछली बार जब फॉर्म भरा था, जब थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो सिलेक्शन हो जाता, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी करिए अपना 100% दीजिए, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिए कि एग्ज़ाम तो क्रैक करना ही करना है इसको, तो इसलिए जो है स्मार्ट स्टडी करनी है, बहुत ही अच्छे से तरीके से स्टडी कीजिए। ये नहीं है कि अभी तो फॉर्म ही भरा है, अभी 2-4 दिन, एक एक मिनट कीमती है। देखिए आप अपना 1 मिनट जब वेस्ट कर रहे हो ना, तो एक बच्चा दूसरा है जिसने अपने जो मतलब कि काम करते करते भी पढ़ रहा है ना, तो आप ये सोच के चलिए अगर आपने अपना 1 मिनट वेस्ट करा, उस टाइम पे जो दूसरे बच्चे ने पता नहीं कितना पढ़ लिया होगा, तो एक एक मिनट जो है वो आपने अभी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये हमारे पास ये तो है नहीं वैकेंसी, अगर अब नहीं भरी तो 1 साल बाद भर देंगे, फिर ऐसे मौके नहीं मिलते, ये मौका अभी मिल रहा है, उसके बाद तो है फिर तो अगली बार जब इलेक्शन आएंगे उसके बाद तभी बात है ना। तो ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको जो अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी पढ़िए अच्छे से और आपको सेलेक्ट होना है। ओके, तो इस वीडियो में देखिए आपको जो फार्मा इसकी ESIC वैकेंसी को लेके ही यही बातें करनी थी, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कैसे पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना, तो इसलिए जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर करने जरूरी थे। बाकी और भी आपकी कुछ क्वेरी है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। और बहुत से बच्चों के कमेंट आते, देखिए मैंने आपको बता भी दिया था, अगर आपके रीजन में वैकेंसी नहीं है तो आप किसी और रीजन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी भी बच्चे बहुत से मैसेज आते हैं कि मैम 2 स्टेट से फिलअप कर देगा, ऐसा नहीं है। देखिए इसका जो है एक ही पेपर होगा और एक ही दिन होगा, तो अगर आपने भर भी दिया तो भी कुछ, वैसे तो भर ही नहीं पाएंगे, और भर दिया तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है, एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। ओके, तो आपने जो है एक ही रीज़न से जो है फॉर्म फिलअप करना है, और जहाँ पर आपको सुटेबल लगता है, जहाँ पर जैसे दिल्ली वाले रीजन में 91 पोस्ट है तो वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, है ना। तो जहाँ पर आपको लगता है आप वहाँ पर अप्लाई कीजिए, और जो आपके रीज़न में नहीं है तो आप किसी और रीज़न से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये मैंने आपको बता भी दिया, वीडियो बनाई थी पर फिर भी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, तो इसलिए ओके, तो आप लोग जो है इसको देख लेना। तो इस वीडियो में देखिए इसी के रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी। अगर कुछ और डाउट मन में है तो आप बेझिझक जो है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।